आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के ठेले पर हिमालय नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इनका जन्म सन 1926, मृत्यु 1997। धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन, संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश ये उपन्यास हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत काव्य, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी संग्रह है। अंधा युग पद्य नाटक है ये। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पश्यंती निबंध संग्रह है ये प्रमुख। इसके अतिरिक्त उन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता व बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसर में होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। यानी वहाँ का सौंदर्य इतना मोहित करने वाला होता है कि हम ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में वह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। यानी कि जो सौंदर्य उन्होंने कौसानी में देखा था, वह पाठक को, जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाता है। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ये, और यकीन मानिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बैठाए मिल गया। अभी कल की ही बात है। एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार यानी कि बड़े उपन्यासकार, जो मतलब उससे उम्र में बड़े हैं लेखक से, मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद है, यानी कि नया है और कुछ अलग है। और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटें, उतर आओ, ऊंचे शिखरों पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो। ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बातें करते देखा हो, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी ही खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ, क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। यानी कि जो व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों से होता है और जिन्होंने बर्फ को बहुत निकट से देखा होता है, और जो हिमालय का सौंदर्य है, उसके शिखरों का जो सौंदर्य है और चांदनी रातों में जो बर्फ का सौंदर्य है, उसके दर्शन किए हैं, जब वो बर्फ को देखते हैं तब उनके मन में वो जो यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, वो सजीव हो जाती हैं और वो अपनी उन यादों के गलियारे में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें, उनका हृदय है वह एक अनजानी पीड़ा से भर उठता है कि हम अपने देश को छोड़ करके यहाँ क्या करने आए हैं। देश मतलब प्रदेश से है यहाँ पर अर्थ। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी।
कितना कष्टप्रद, कितना सूखा, कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी थी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो ड्राइवर है वह नौसिखिया है, और पहाड़ों पर ड्राइविंग करना यानी गाड़ी चलाना बहुत ही परेशानी भरा होता है। और उस ड्राइवर के कारण सारे जो यात्री थे उनको ऐसा लगा मानो कि वो अब मृत्यु के मुंह में समाये और अब मृत्यु के मुंह में समाये। तो जब वो उस बस से उतरे तब उन सबके चेहरे हैं वह उन यादों को याद कर कर के पीले पड़ चुके थे। कौसानी जाने वाली सिर्फ हम दो ही थे, वहां उतर गए, बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी, यानी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही थी और मौसम है उसमें उमस भरी हुई थी। 2 घंटे बाद दूसरी लारी यानी उससे जो पहाड़ी इलाकों में जो बसें चलती हैं वो आकर रुकी, और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था, और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफुर हो जाया करती थी। यानी वो इतने उत्साही व्यक्ति थे कि उनको देख करके ही थकान गायब हो जाती थी। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सींकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह, वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। यानी जैसा मीठे उनका स्वभाव था या बोली थी, वैसे ही अच्छे उनके कार्य थे। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें, और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई ककरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था, और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस यानी हल्की हल्की ऐसे नींद का सा नींद सा आलस्य सा ऐसा आ रहा था। पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता है था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य यानी धैर्य का अभाव, फिर असंतोष, उससे फिर उत्पन्न हुआ असंतोष, और अंत में तो क्षोभ यानी क्रोध हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। आज के लिए इतना ही।